हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एडिशन चैनल। गाइस, मैंने एक एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज उसमें इस टॉपिक में क्या जो है इम्पोर्टेंट है उसको अंडरलाइन करेंगे और इसे बेसिक लेवल से लेकर नीट लेवल के तक हम लोग ले जाएंगे और देखेंगे कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है ये बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। हम लोग देखेंगे कि वाई रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, ऑर्गेनिज्म क्यों रिप्रोड्यूस करते हैं, और इसके बारे में हम लोग चलिए देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका लाइन बाय लाइन इसमें क्या इम्पोर्टेंट है और उसको हम लोग चलिए समझते हैं। तो जब हम लोग का फर्स्ट है लाइफ स्पेन। एक्चुअली लाइफ स्पेन होता क्या है, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म लिव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। कुछ लोग का ये क्वेश्चन है कि ऑर्गेनिज्म कुछ ही समय तक क्यों रहते हैं। सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म एक पार्टिकुलर टाइम तक ही रहता है। जैसे जैसे ह्यूमन्स बींग्स हैं, ये भी कुछ साल तक, जैसे 60 to 70 ईयर तक रहते हैं। कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं वो भी कुछ ही साल तक रहते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो हमेशा हमेशा के लिए रहे। ये हमेशा हमेशा ना के लिए ना रहने का भी बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, तो वो हम लोग आगे बात करेंगे कि क्यों ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल क्यों नहीं होते हैं, क्यों ऑर्गेनिज्म एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद उनका डेथ होना ज़रूरी है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि ये लाइफ स्पेन क्या है। तो देखिए गाइस, इसमें दिया हुआ है द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ। इसका कहने का मतलब है कि जो भी टाइम आप जन्म से लेकर मृत्यु तक एक्सपेंड करते हैं वही इसका लाइफ स्पेन है। आप लोगों को मैं सिंपली समझाता हूँ। जैसे कि आप लोग का जन्म हुआ, फिर आप लोग बड़े हुए, फिर बूढ़े हुए और आपकी डेथ होती है। आपने जो लाइफ इसमें एक्सपेंड किया है, जो टाइम एक्सपेंड किया है, उसी टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ स्पेन। नाउ हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। लाइफ स्पेन ऑफ अ फ्यू ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन फिगर 1.1। फिगर 1.1 में कुछ लाइफ स्पेन दिया हुआ है जिसमें हम लोग को फिल करना है। कुछ को फिल किया हुआ है और कुछ को हम लोग को फिल करना है कि उनका लाइफ स्पेन कितना होता है। सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म आर ड्रॉन फ्रॉम विच यू शुड फाइंड आउट देयर लाइफ स्पेन एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। Examine the lifespan of an organism represents in figure 1.1 isn't both internal and intriguing to note that it may be as short as a few days or as long as a few thousands years. Between these two extremes are the lifespan of a most living organism. You may note that lifespan of an organism are not necessarily correlated with their size. इसका मतलब है कि कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं गाइज, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक सर्टेन टाइम तक ही जीवित रहते हैं। ये इसका एक मेन पॉइंट है यहाँ पे कि लाइफ स्पेन ऑफ अ मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, यू मे नोट दैट लाइफ स्पेन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरी कोरिलेटेड विद देयर साइज। इससे कहने का मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन जो होता है उसके साइज पर डिपेंड नहीं करता है। इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। द साइज ऑफ क्राउ एंड पैरट नॉट वेरी डिफरेंट एट देयर लाइफ स्पेन सोज वाइडली डिफरेंट। इसमें है एक कौवा और एक तोते के बारे में दिया है। दोनों का साइज तो सेम होता है बट उनका जो लाइफ स्पेन है वो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जैसे क्रो का होता है कुछ साल के लिए होता है, बट पैरोट बहुत साल तक जीता है। जैसे 140 ईयर्स तक पैरोट जीवित रहता है। ठीक है, इसमें एक और एग्जांपल दिया हुआ है, तो चलिए हम लोग वो देखते हैं कि सेकंड इसका एग्जांपल क्या है। तो
आप लोग यहाँ देख सकते हैं, सिमिलरली अ मैंगो ट्री हैज़ अ मच शॉर्टर लाइफ स्पेन कंपेयर टू पीपल ट्री। आप लोग जानते हैं जो मैंगो ट्री है, जो आम का पेड़ होता है, वो कुछ ही सालों तक जीवित रहता है, जबकि एक ये पीपल का ट्री होता है वो कई सालों तक जीवित रहता है। दोनों का साइज अप्रॉक्स सिमिलर होता है, मतलब साइज पे डिपेंड नहीं करता है लाइफ स्पेन। साइज दोनों का लगभग सेम होता है, बट इसका लाइफ स्पेन जो है वो बहुत डिफरेंस में होता है। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। व्हाट एवर बी द लाइफ स्पेन, डेथ ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज अ सर्टेन, दैट इज नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे देखिए, ये बोल रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कोई भी इमोर्टल नहीं होता है, बट एक जो यहाँ पे है वो बोल रहा है कि एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अब आप लोग बोल सकते हैं कि अभी आप बोले कि ये कोई भी हमेशा के लिए जीवित नहीं रह सकता है, और अभी आप बोल रहे हैं कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इमोर्टल होते हैं। तो इस क्यों इमोर्टल होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये इमोर्टल इसलिए होते हैं, जो सिंगल सेल होते हैं वो एक ही सेल के बने होते हैं, ठीक है, और एक ही सेल के बने होते हैं। तो ये जब अपने रिप्रोडक्शन शो करते हैं तो ये जो मदर सेल होता है वही दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, और दो डॉटर सेल में डिवाइड होने के कारण वो उसका फिर से एक न्यू बर्थ हो जाता है। समझ लीजिए कि वो जो दो भाग में डिवाइड हुआ है वो फिर दो अगले जनरेशन में फिर वो जो दो डिवाइड हुआ है वो फिर दो डिवाइड होगा। वैसे ही उनका जो लाइफ प्रोसेस है वैसे ही चलता रहेगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो इमोर्टल होते हैं। तो चलिए इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाई डू वी से देयर इज ए नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। गिवन दिस रियलिटी, हैव यू एवर वंडर हाउ vast number of plants and animal species exist on earth for several thousands of years? There must be some process, living organisms that ensure this continuity. Yes, we are talking about reproduction, something that we take for granted. हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि ये बोल रहा है कि इतना जो वास्ट नंबर ऑफ स्पीसीज है प्लांट्स और एनिमल्स के, ये अर्थ पे कैसे कंटिन्यू रह सकते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे ये जो भी कंटिन्यूटी मेंटेन्ड है अभी तक या आगे तक भी रहेगी, उसका एक सिंपली रूल है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के कारण ही ऑर्गेनिज्म का कंटिन्यूटी बने रहेगा अर्थ पे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में, जिसमें हम लोग बात करते हैं फिगर 1.1 में जो कुछ ऑर्गेनिज्म का नाम दिया हुआ है, जो कुछ तो फिल किया है और कुछ हम लोग को खुद से फिल भी करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, जिसमें फर्स्ट है एलिफेंट। एलिफेंट का लाइफ स्पेन क्या होता है। तो एलिफेंट का लाइफ स्पेन जो होता है, आप लोग बुक खोल लीजिए और उसमें फिल कर लीजिए। एलिफेंट का लाइफ स्पेन होता है 60 to 70 ईयर। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए बुक में। और नेक्स्ट है रोज। रोज प्लांट का जैसे हम लोग कुछ बुक में देखते हैं जिसमें रोज प्लांट का देता है 5 to 7 ईयर लाइफ स्पेन, और कुछ में हम लोग देखते हैं कि 5 to 7 ईयर, और कुछ का लाइफ स्पेन कुछ बुक में दिया होता है कि 7 to 10 ईयर। आप लोग देख सकते हैं, तो इसे आप लोग लिखिए 5 to 7 ईयर। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जिसमें दिया हुआ है डॉग का। तो डॉग का लाइफ स्पेन कितना होता है 20 to 25 ईयर। अब यहाँ बटरफ्लाई का दिया हुआ है, क्रो का भी दिया हुआ है, और उसके बाद है बनाना ट्री। तो बनाना ट्री को तो आप लोग जानते ही होंगे, 25 ईयर्स तक अप्रोक्स इसका लाइफ स्पेन होता है।
और काऊ का भी 20 to 25 ईयर्स, और नेक्स्ट पैरट का दिया हुआ है, और क्रोकोडाइल का भी दिया हुआ है, और हॉर्स का 60 ईयर होता है। और ये फ्रूट फ्लाई का गाइस, ये हमेशा क्वेश्चन पूछ देता है कि फ्रूट फ्लाई का लाइफ स्पेन कितना होता है, तो ये 30 डेज होता है। और यहाँ पे राइस प्लांट फिर से वीट प्लांट भी कितना 4 मंथ के लिए होता है, तो सब जानते हैं 4th मंथ के लिए ये इसका लाइफ स्पेन होता है। और ये पीपल ट्री, ये भी इम्पोर्टेंट है गाइस, इसका 200 ईयर टू 300 ईयर तक इसका लाइफ स्पेन है। ठीक है गाइज, तो अब लोग हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग को क्या है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ दिया हुआ है। तो हम लोग को देखना है रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी है, और ये कैसे होता है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which an organism gives rise to young ones or offspring similar to itself। इसका कहने का मतलब है रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने जैसे अपने ऑफस्प्रिंग, अपने यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे है एक वर्ड दिया हुआ है सिमिलर टू इटसेल्फ, मतलब वो अपने जैसे। कुछ लोग इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सिमिलर टू इटसेल्फ कहने का मतलब है कि सेम टू सेम। नहीं गाइज, वैसा नहीं है। सेम टू सेम कहने का मतलब हो गया जीरोक्स कॉपी जैसा, बट वैसा नहीं होता है। आप लोग कन्फ्यूजन में ना रहें कि सिमिलर टू इटसेल्फ का मतलब हो गया सेम टू सेम। तभी भी कोई क्वेश्चन पूछता है कि सर ये सिमिलर टू इटसेल्फ यहाँ पे लिखा हुआ है, बट आई एम नॉट लुकिंग लाइक जस्ट माई फादर। इट मीन्स वो सेम टू सेम देखने का मतलब हो गया जीरोक्स कॉपी जैसा। यहाँ पे सिमिलर टू इटसेल्फ कहने का मतलब है कि उनके जैसे आप देखेंगे। जैसे वी आर ह्यूमन सेपियंस, होमोसेपियंस, तो आप ये नहीं हो सकता है कि आप इंसान की तरह ना दिखो, कुछ अजीब दिखो, जानवर के जैसा दिखो, वैसा कुछ नहीं है। सिमिलर टू इटसेल्फ कहने का मतलब है कि ह्यूमन स्पीसीज के जैसे ही आप भी देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग इस कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा कि सिमिलर टू इटसेल्फ कहने का मतलब हो गया जीरोक्स कॉपी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। द ऑफस्प्रिंग ग्रो, मैच्योर एंड टर्न टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। ये जो ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस हुआ है वो ग्रो करेगा, मैच्योर होगा, फिर से वो न्यू ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस कर सकता है। दस देयर इज ए साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ये जो साइकिल है वो चलता रहता है, रिप्रोडक्शन और डेथ ग्रोथ का ये जो साइकिल है वो चलता रहता है। रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ये जो रिप्रोडक्शन है वो एक साइकिल के अनुसार चलता है, जिसके कारण हमारे अर्थ पे हम लोग क्वेश्चन पीछे हम लोग क्वेश्चन देखे थे कि ये जो अर्थ पे इतने वैरायटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये कैसे अपने कंटिन्यूटी मेंटेन रखते हैं अर्थ पे। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल गया कि ये जो रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस है जिसमें बर्थ होता है, ग्रोथ होता है, फिर से वो रिप्रोडक्टिव एज तक पहुँचता है, मैच्योर होता है, और फिर से वो रिप्रोड्यूस करता है ये यंग वंस। और वो जो यंग वंस रिप्रोड्यूस किए हैं फिर से वो ग्रोथ करेंगे और मैच्योर होंगे, फिर से वो न्यू ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस करेंगे। ये जो कंटिन्यूटी है वो रिप्रोडक्शन के द्वारा मेंटेन रहता है। इसी कारण हमारे अर्थ पे जो भी स्पेसीज़ हैं, जैसे डिफरेंट ऑफ वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, और डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ एनिमल्स हैं, होमोसेपियंस ह्यूमन्स जो हैं, उनका कंटिन्यूटी अर्थ पे बने रहने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। नाउ हम लोग आगे देखते हैं। यू विल स्टडी लेटर इन चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, हाउ जेनेटिक वेरिएशन इज क्रिएटेड इन इनहेरिटेंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। जो इनमें जो इनहेरिटेंस आता है, जेनेटिक्स वेरिएशन आता है, जैसे में कुछ लोग जेनेटिक वेरिएशन हम लोग चैप्टर 5 में पढ़ेंगे कि
बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका हाइट पे जेनेटिक वेरिएशन, जो जीन होता है, जो हाइट का जीन, बाल का कि कर्ली है या स्ट्रेट है, आई कलर, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन है, वो हम लोग चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। हम लोग आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्या दिया है। देयर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी ऑफ अ बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ इवॉल्व इट्स ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग। देखिए ये बोल रहा है कि यहाँ पे बहुत सारा डाइवर्सिटी है बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, एंड हर एक जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने अपने मैकेनिज्म, अपने वो जो अपने ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस किए हैं वो अपने तरफ से, मतलब ऑफ स्प्रिंग रिप्रोड्यूस किए हैं। इसका बहुत सारा फैक्टर है कि वो, अब यहाँ पे देख लीजिए, द ऑर्गेनिज्म, हैबिटाट्स, इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी एंड सेवरल अदर फैक्टर्स। ये जो रिप्रोडक्शन है वो ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं वो बहुत सारे चीज़ों पर डिपेंड करता है, सेवरल फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिप्रोडक्शन। द ऑर्गेनिज्म हैबिटाट, वो जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, वो रहते कहाँ हैं, उनके जो हैबिटाट्स है उन पे बहुत सारा प्रभाव पड़ता है कि वो ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे। एंड इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी, इंटरनल फिजियोलॉजी कहने का मतलब है गाइस कि उनके जो इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसे बना हुआ है, उस पर भी डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। सेवरल अदर फैक्टर, और भी अदर फैक्टर्स हैं, कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूस। अब देखिए यहाँ बोल रहे हैं ना कि ये सारे फैक्टर्स मिल के ये बताता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे। बेस्ड ऑन वेदर देयर इज अ participation of one organism or two organism in the process of reproduction। और इसमें ये भी है कि पार्टिसिपेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, कोई किसी भी रिप्रोडक्शन में वन ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं और किसी किसी रिप्रोडक्शन में दो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म द रिप्रोडक्शन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। First part is asexual reproduction and second part is sexual reproduction। Now हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। It is of two types, ये दो प्रकार के होते हैं। When offspring is produced by a single parents which are with or without the involvement of gamete formation, the process is asexual। ये बोल रहा है कि वैसा प्रोसेस जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है और जिसमें गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती है उसे हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और व्हेन टू पेरेंट्स और अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेटेड इन दिस प्रोसेस participated in the reproductive process and also involve fusion of male and female gametes is called asexual reproduction। और एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी अपोजिट सेक्स इन्वॉल्व होते हैं और उसमें गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स फॉर्मेशन होता है, फ्यूज करता है, और उसे ही हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो आज हम लोग अपना क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेकर। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन्स and share and subscribe my channel। Thank you।